एक और जहां पहाड़ों की बारिश स्वर्ग सी अनुभूति कराती है, वहीं मानसून का अंत होते होते उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में छोड़ जाती है नई दास्तां दरकते पहाड़ों, खिसकती चट्टानों और बेकाबू हो चुकी नदियों के निशानों की। आज उत्तरांचल द्वीप में एक छोटी सी चर्चा डेवलपमेंट की भेंट चढ़ते उत्तराखंड के पहाड़ों की। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ के पहाड़ों के भूगर्भ विज्ञान को। उत्तराखंड को हम देखते हैं तो हिमालय का एक अभिन्न हिस्सा है और हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो तृतीय युग में हम टर्शरी पीरियड में कहते हैं। और हिमालय भारत के नहीं बल्कि विश्व के सबसे नवीनतम पर्वतों में है। अगर हम भारत में उत्तराखंड को देखते हैं तो भारत को बांट रहे हैं तो चौथे और पाँचवें भूकंप जोन में आता है। यानी कि हम जितने संरचनात्मक दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही नाजुक उत्तराखंड का क्षेत्र है। पूरा हिमालय है, हिमालय में उत्तराखंड भी आता है। उत्तराखंड में अगर इसकी वहाँ से देखते हैं तो हमें कांगड़ा का भूकंप इसमें सबसे पहले आया था। कांगड़ा के भूकंप ने कांगड़ा ने उत्तराखंड में भी असर किया था। उसके बाद अगर आप लेटेस्ट से देखते हैं तो 1991 में जो था वो उत्तरकाशी का भूकंप आया था। उसके बाद उसी में 99 में हमने देखा कि यहाँ चमोली का भूकंप आया था। और हमारा जो धारचूला बजांग का क्षेत्र है, नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें लगातार भूकंप आते रहते हैं और झटके आते रहते हैं जो 4 पैमाने से कम होते हैं। भूकंप का आने का कारण भी यही है कि हमारा जो इंडियन प्लेट्स है वो एशियन प्लेट्स में जो है टकरा रही है। और जब वो टकरा रही है तो जब वहाँ अंदर टूटती है तो एक ऊर्जा बाहर विसर्जित होती है। जब ऊर्जा निकलती है तो कंपन होती है। कंपन भी उन्हीं क्षेत्रों से ज़्यादा निकलती है जो क्षेत्र कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर जो दरार के क्षेत्र होते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में देखते हैं कि हमारे पास 5-6 दरारें ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम को होती हैं, जिनको हम अगर एक को उत्तर में कहते हैं कि ट्रांस हिमालय थ्रस्ट है, एक मुख्य केंद्रीय भ्रंश है, नीचे कहते हैं कि जो लघु और शिवालिक के बीच में है वो मुख्य सीमांत भ्रंश है। इन भ्रंशों के सहारे ही सारी घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, चाहे वो भूकंप की हों, चाहे वो किसी प्रकार से लैंडस्लाइड्स की हों, वो घटनाएं, क्योंकि बहुत नाजुक क्षेत्र है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। उत्तराखंड में मध्य हिमालय मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में स्थित है, जो यहाँ के पहाड़ों को और भी ज्यादा सेंसिटिव बनाती है। हिमालय को लगभग हमने 3-4 भागों में बांटते हैं। साउथ से नॉर्थ की ओर हम जाते हैं तो जैसे हम भाबर को भी ले लेते हैं। पहले तराई आती है, फिर भाबर आता है, फिर शिवालिक श्रेणी आती है। शिवालिक और भाबर के बीच में भी एक लाइन है, फॉल्ट लाइन है, जिसको हम उसको अग्रभ्रंश के रूप में कहते हैं। तो अब शिवालिक और मध्य के बीच में अगर हम जाते हैं तो वहाँ मैंने कहा मुख्य एक सीमांत भ्रंश है। वो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, उसका एज, उसकी ओरिजिन बिल्कुल अलग है। अब जब सीमांत भ्रंश जब MBT से हम लेकर के MCT के बीच में जाते हैं तो उसको हम मध्य हिमालय कहते हैं। वो 2 भ्रंशों के बीच में है, 2 भ्रंशों के बीच में। और किसी ज़माने में अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें 1980 तक 81 तक हमारी लगभग 60% से ज़्यादा आबादी इसी मध्य हिमालय में रहती थी, इसी में खाती पीती थी, इसी में उसका रहन सहन था, इसी में बसा सकती। और जो 40% लगभग 80 तक मैं कह रहा हूँ, अब उससे पहले अगर हम मानते हैं तो हम करीबन 70% आबादी इसी मध्य हिमालय में थी। और इससे जो 30% और 40% आबादी थी वो हमारी तराई और भाबर में थी। आज तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज तो 52% जो हो गया वो तराई भाबर में हो गई है। 48% हम हिमालय पूरे आए हैं, उसमें मध्य भी है, उच्च भी है, शिवालिक भी है, तो हम 48% हो गए। तो आबादी आपकी मैक्सिमम नीचे को पड़ा है। तो जो ये मध्य हिमालय का भाग जिसको मैंने कहा कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश और मुख्य सीमांत भ्रंश यानी MBT और MCT के बीच का इलाका है। सबसे ज़्यादा हमारे नगरीय क्षेत्र जो पुराने थे वो सारे नगर इसी में, चाहे पौड़ी, नैनीताल इनको लें या मसूरी को लें, गोपेश्वर को लें, ये पिथौरागढ़ को लें, ये सारे टाउन इसी बीच में, सारी आबादी इसी में रहती है, सारी खेती इसी में होती थी, पूरी वसाहतें इसमें थी। तो इस हिमालय में क्या है कि मैंने कहा कि इन्हीं दो जो संवेदन क्षेत्र हैं, ये दोनों क्षेत्र संवेदनशील हैं। एक MCT का है, एक MBT का है। इन्हीं के किनारे पर सारी गतिविधियां हो रही हैं। अगर आप ऊपर से हम देख रहे हैं कि जो चमोली के ऊपर वाला पोर्शन है, केदारनाथ के नीचे वाला पोर्शन है, ये MCT के अलोंग आता है। तो MCT यानी ये जो भ्रंश हैं, भ्रंश हमेशा एक्टिव है, सक्रिय है, और वो सक्रिय किसी भी रूप में हो सकती है। अगर उनमें फोर्स लग रहा है, सक्रिय हैं, वो चौड़ी हो रही हैं, उसमें मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर आप कभी नैनीताल को जाती होंगी कि यहाँ पर बल्दिया खान के पास में से हमारा एक भ्रंश है, जोलीकोट बल्दिया खान में एक भ्रंश है, वो जिसको हम MBT जिसको मैं कह रहा हूँ,
ये एमबीटी हमेशा सक्रिय रहती है और बल्दिया खान का इलाका हमेशा टूटता रहता है। ऐसे अगर आप पूरब से, अगर आप पिथौरागढ़ में चलें, टनकपुर से पिथौरागढ़ को चलें तो चलथी का इलाका है। अगर आप रामनगर से भदौस खान कभी गई होंगी अगर आपको, तो टोटाम का इलाका है, टोटाम पूरा टूटा हुआ है। तो ये एमबीटी है। ये तो मैं आपको प्रत्यक्ष इसलिए बता रहा हूँ कि हमने विजिट कर रखा है, आप लोगों ने विजिट कर रखा है। तो ऐसा ही एमसीटी भी है। एमसीटी के अलोंग जो है कि सक्रिय रहती हैं भ्रंश, तो उसमें इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। जैसे भूकंप आएगा तो भूकंप, चमोली वाला भूकंप की जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो यहीं हुई थी, ऐसे इसी एमसीटी के अलोंग हुई थी। ऐसी ही जब उत्तरकाशी भूकंप आया था, उत्तरकाशी भूकंप में जब लोगों ने पहले अगोड़ा करके कहा, अगुंडा और अगोड़ा कहा कि भाई भूकंप का केंद्र वहाँ होगा, तो मैं अगोड़ा तक गया, यानी कि वो अस्सी गंगा के किनारे से, उत्तरकाशी से आगे जाते हैं अस्सी गंगा के किनारे अगोड़ा धुड़ी ताल का रास्ता जाता है, वहाँ तक मैं गया। लेकिन भूकंप का केंद्र जो था वो भागीरथी और तेलंगाना के बीच में था, रीज में था, लेकिन वो एमसीटी के अलोंग था। एमसीटी के अलोंग, क्योंकि ये भ्रंश जो है सक्रिय होती हैं, इनमें फोर्स होता है, इनमें दबाव पड़ता है। जब इनमें दबाव पड़ता है तो इस प्रकार की घटनाएं, लैंडस्लाइड्स की हैं या दूसरी ये घटनाएं हैं, ये ज़्यादा घटती हैं। ये मध्य हिमालय का जो ये दो क्षेत्र हैं, एमसीटी और एमबीटी की जोन, ये जोन है, ये एक लाइन नहीं है जिसमें 10-15 किलोमीटर के बीच में आप इसको कह सकते हैं। ये एक्टिव होती है और इस एक्टिव में हमेशा सड़कें टूटती रहती हैं, लैंडस्लाइड आते रहते हैं और मिट्टी का धंसाव भी होते रहता है। अब समझने की कोशिश करते हैं बेकाबू होती नदियों के पीछे के कारणों को। 2013 में जो था कि वो केदारनाथ की बाढ़ आई, चौराबाड़ी बाढ़ जो था, गल जो था, वो झील जो थी पहले, क्योंकि वो भी किसी प्रकार से डंप हुई मिट्टी से बनी हुई थी, और वो डंप मिट्टी जो है कि अचानक जब नीचे को टूटी केदारनाथ मंदिर के पीछे से, तो पूरी केदारनाथ घाटी में जो है कि बाढ़ आ गई। इसी प्रकार से अगर हम बाढ़ों का देखते हैं, 1950-51 में सतपुली में जो है कि लगभग 13 बसें बह गई थी, सतपुली में जब बाढ़ आई थी। इसी प्रकार से 1940 में देखते हैं तो कोशी में पूरी बाढ़ आई थी, पूरा कोसी का इलाका, बेदारघाट का इलाका बह गया था। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि 70 में जो थी वो भागीरथी में पूरी बाढ़ आ गई, कनौडिया घाट में ऐसी बांध बना, बांध बनने के बाद जब वो टूटा तो पूरी भागीरथी में बाढ़ आई। इधर गौना लेक थी, अलकनंदा में जब बाढ़ आई 78 में, तो गौना लेक बनी, लेक भी वो ऐसी बनी थी, गौना नदी में बनी थी, ऊपर से मलवा आ गया था, वो झील बनी। 1 साल के बाद वो जब झील टूटी तो पूरी अलकनंदा में बाढ़ आ गई, पूरी बिरही में बाढ़ आई, बिरही के बाद अलकनंदा में आई, और उस बाढ़ ने, अलकनंदा ने, कहते हैं कि श्रीनगर के शहर तक मिट्टी जमा हो गई थी, और पूरा हमारी जो पश्चिमी नहर है, रामगंगा नहर थी, गंगा नहर थी, वो भी मिट्टी से लबालब भर गई थी। तो ऐसा नहीं कि ये सिलसिला पहले से नहीं होता था, पहले भी हुआ है, लेकिन पहले और अब में थोड़ा सा अंतर आया है, क्योंकि पहले आबादी कम थी, लोगों के कंस्ट्रक्शन कम थे और सूचना तंत्र कम था, जिससे कि उसकी सूचनाएं भी कम आती थी और लोगों को नुकसान भी कम होता था। जो लोग पहले से नदियों से दूर जाते थे, वो लोग सब सड़कों के किनारे आ गए। सड़कों के किनारे हमने बड़े बड़े मकान बना दिए, रेस्टोरेंट बना दिए, होटल बना दिए, और फिर वो जो हमारी तीर्थ यात्राएं जिस रास्ते से चली, लेकिन जो प्रकृति का है, जो प्रकृति ने बरसना है, बारिश होनी है, हमने उनके रास्तों को संकुचित कर दिया है। और वो संकुचित रास्ते करने में क्या हो रहा है कि जब रास्ते संकुचित कर दिए, हमने घर बना दिए हैं उन्हीं रास्तों में, और बीच में अगर वो कोई ब्लॉक होता है और किसी प्रकार से वहाँ पर कोई बांध बन जाता है, पानी का स्टोरेज हो जाता है, तो उसके बाद जब वो किसी दूसरी दिशा को जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि वहाँ आबादी होती है, वहाँ खेती होती है। मालपा में यही हुआ था। मालपा जब 104 लोग मालपा दुर्घटना में मरे थे 98 में, तो उसका कारण ये था कि जो ऊपर से जो गाड़ आ रही थी वो अपने रास्ते से भटक गई थी, रास्ते में ब्लॉक हो गया था, और ब्लॉक से वो सीधे जो हमारा टीआरसी का बंगला था उसके ऊपर से निकल गया। 1983 में कर्मी के ऊपर से एक नहर जाती थी, और ऊपर से वो बनाया था, पशुपालन का एक केंद्र बना था। उस केंद्र में बहुत सारे जानवर रहते थे। कर्मी गाँव के 8 लोग मरे उसमें, पूरा कर्मी गाँव बह गया था, कर्मी गाँव के ऊपर से आया। ऐसे आपने 2009 में अगर आपको याद हो, सुमगढ़ में 18 बच्चे चले गए थे, दब गए थे पूरे उसके। तो ये जो दुर्घटनाएं जितनी हो रही हैं, ये निश्चित है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, जलवायु में भी परिवर्तन आ रहा है, नदियों में भी, नदियों को हम रोक भी रहे हैं, नदियों को हम बाधित भी बना रहे हैं, और नदियों के बाधा के साथ साथ जहाँ से वो मतलब उनके मार्ग बंद होंगे तो निश्चित है वो दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, तो दूसरे क्षेत्र में नुकसान ही नुकसान करेंगे। जानकारों का मत साफ है कि डेवलपमेंट के नाम पर हो रही अंधी रेस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। तो हम जिस ढंग से विकास करके लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा यह है कि वो नियंत्रित होना चाहिए, वो नियमित होना चाहिए।
सड़कों का निर्माण इस ढंग से होना चाहिए कि सड़कें मजबूत हों, चौड़ी सड़क कम हो, मजबूत हो, तो जिससे कि कम से कम लोग सुरक्षित पहुँचेंगे। मेरा ये मानना है कि छोटी छोटी सड़कें, पतली पतली सड़कें बना के और छोटे वाहनों के माध्यम से, बड़े वाहनों को मतलब उसका वो न करें जिससे कि, और सड़कें बनाने में भी डायनेमाइट का इस्तेमाल न करें। हमको सड़कों को बनाना है तो सड़कों के लिए निश्चित है कि कटिंग मशीनों का, आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं कि आप बोल्डर काटिए, पेड़ उनको काटिए। अगर आप एक डायनेमाइट इस्तेमाल करते हो तो पूरे क्षेत्र को हिला देता है, और जब वो नेक्स्ट टाइम बारिश आएगी या कोई ऐसी चीज़ें आएंगी तो पूरा बहा देता है, क्योंकि ज़मीन हिल जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं, उसके अंदर पानी घुसता है। और वो पानी कुछ जगह तो हमारे ऐसी हैं जो चूने की चट्टानें, खड़िया की चट्टानें, वो तो विस्कस फॉर्म में बनती हैं अंदर, और जब वो चिपचिपी हो जाती हैं तो धक्का मारती हैं, पानी फैलता है, धक्का मारती हैं, बाहर निकल जाती हैं। अगर टिकाऊ विकास की ओर जाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो हमको यहाँ के वेजिटेशन के लिए, यहाँ के उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी ला सकें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में इन्वॉल्व करें। मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आपको ग्रामीण विकास करना है, लोगों का विकास करना है, तो आपको लोगों को, उन लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, उस गाँव के लोगों को आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। उनके अनुभवों का आपको फ़ायदा लेना चाहिए। उनको साथ लेकर के चलोगे, वही आपके जंगल की आग को बुझाएंगे, वही आपके जंगल के जो बाकी चीज़ें हैं उनको बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि आज जब उसका हक उसको नहीं मिल रहा होगा तो वो उसको देख ही नहीं रहा है। वो कह रहा है सरकार क्या है, लगने दो, आग लगने दो। अगर आप उसका इन्वॉल्व करेंगे, उसका फ़ायदा उसको मिलने लगेगा, निश्चित है कि उसका एक अटैचमेंट होगा, उसमें काम करेगा। तो तीर्थाटन को भी अंकुश लगाना चाहिए। हमको एक निश्चित कुछ सीमा तक जो भीड़ हमारी हो रही है, उस भीड़ को रोकना चाहिए। और ये जो हमारा अभी नया जो आया है होम स्टे वाला, हम कह रहे हैं कि ये अच्छा है कि इसमें कम से कम लोग जा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, उनको किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बड़ी भीड़ नहीं है, किसी इलाके में कोई रह रहे हैं। तो इसी प्रकार के अगर हम दूसरे अन्य जगहों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी करें, और कुछ चीज़ों में एक निश्चित है कि हमको सीमाएँ बांधनी पड़ेंगी। आप अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो उसमें एक निश्चित एक उम्र उसमें रख दी जाए, एक एज उसमें रखी जाए, उसमें एक लोगों की भावनाओं को उसमें अंदाज़ देंगे। ये नहीं कि आप पिकनिक मनाने के लिए, आज नई शादी कर रखी है तो आप घूमने के लिए केदारनाथ चले गए हैं, आज नया बच्चा हुआ है कि उसको लेकर के आप केदारनाथ की यात्रा में गए हुए हैं। तो ये मेरा मानना है कि हालांकि मेरा किसी प्रकार से किसी के लिए ऐसा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं ये मानना है कि इस प्रकार की भीड़ तो नहीं होनी चाहिए, इस पर तो रोक लगनी चाहिए। और वो उन जगहों में सब जगह, अब हमने कहा कि हमने को छोटा कैलाश का भी रास्ता खोल दिया। अब हम ऐसे ही ये ओम पर्वत का रास्ता हमारा खुला ही था, ऐसे हम दोलिंगकोंग खुल गया क्योंकि वहाँ तक ऑक्सीजन लेकर के गाड़ी जाने लग गई है। तो हमको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये क्षेत्र भी हमारे ख़राब हो जाएंगे। ये क्षेत्र भी जो वन्यता, जो वाइल्डरनेस हमारे पास है, वो भी हमारी धरोहर नहीं रही। रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। तो हमारा एक मानना ये भी था कि हमको उत्तराखंड में रन ऑफ द रिवर पर जो है कि प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। पानी बह रहा है, बहते हुए में पानी में बहुत सारे हमको डायनेमो लगाना चाहिए, तब पानी बिजली जनरेट करनी चाहिए, और उस जनरेट करने के बाद उसको एकत्रित कर करके तब आपको सप्लाई करना चाहिए, जिससे न तो क्षेत्र को किसी भी भूगर्भिक नुकसान होता और न किसी प्रकार की जनधन या किसी प्रकार से गाँव को शिफ्ट करना पड़ता। पानी की छोटी छोटी जलधाराओं में हमको छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट बना करके उनको जनरेट कर करके उसको कहीं एकत्रित कर करके उसको बड़े रूप में आपको सेल जहाँ करना है वो करेंगे। आपको उतना पैदा कर सकते। आज जब उत्तराखंड राज्य के असफल होने की बातें उठने लगी हैं, ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सफल हुए प्रयोगों को भी अपना कर देखा जाना जरूरी है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको हिमाचल की तरह एक गांव की एक योजना बनानी चाहिए। वहाँ के संसाधनों का मूल्यांकन करना चाहिए। वहाँ कितनी जंगल है, कितनी ज़मीन है, कितनी लकड़ी है, कितना पानी है, वहाँ कितने लोग हैं, उसके लिए योजना बनानी चाहिए। उनको योजना बना के दो, लोगों को इन्वॉल्व करो, तो निश्चित हर गांव विकसित हो जाएगा। और हर गांव विकसित होगा तो उत्तराखंड अपने आप में विकसित होगा। क्या परमार ने क्या किया? अगर हम हिमाचल का उदाहरण लेते हैं, उसे 20 साल तक परमार ने जो था सिर्फ गांव वाइज स्कीमें बनी है। क्योंकि आपने कहा कि हम एक गांव में बना दिया, उन्होंने कहा नैनीताल के गांव के लिए योजना बनाई, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो बागेश्वर के गांव के लिए वो फिट होगी, ज़रूरी थोड़ी है कि वो उत्तरकाशी के गांव के फिट होगी। आपको वो हर गांव की भौगोलिक स्थितियों को देख करके, आपको उसको सैंपल ले करके, वहाँ के संसाधनों को अध्ययन करके, वहाँ के लोगों को साथ ले करके आपको योजनाएं बनानी चाहिए। अगर आप वो योजनाएं अगर आप बनाते हैं, निश्चित है कि गांव का विकास होगा, गांव से पलायन भी रुकेगा, लोगों का जाना भी रुकेगा। और आपके यहाँ, अगर हमारे यहाँ एक नेपाली आकर के टमाटर पैदा करके टमाटर बेच रहा है दो चीज़ों को, तो क्या हमारा आदमी नहीं बेच सकता है उसको? पहाड़ का आदमी नहीं बेच सकता है? बेचेगा। लेकिन आप उसको प्रोत्साहित करें, उसको अगर उसको ये चीज़ें अगर आप करते हैं
तो आपका एक टिकाऊ विकास उत्तराखंड का सपना पूरा होगा।